स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत और एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को लेकर। आज हम लोग चार्ज के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चार्जेस किस प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। हाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस interact with each other? So by applying force, and the force between two charges was first calculated by Coulomb in 1785 AD. How he measured? Let's know. Let two charges Q1 and Q2 are separated by r distance. Then what is the magnitude of force between them? He gave law. What was the law? What is the statement of law? The force between two charges, is directly proportional to the product of charges. And inversely proportional to the square of distance between them. Means force between them is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Let equation first, equation second. From equation first and second, we get F Q1 into Q2 by R square. By this formula, Coulomb measure charge, force between charges. After that, if we have to remove sign of property, then by what? Equal to n by k q1 into q2 by r square. What is k? K is proportionality constant, where the value of k is 9 into 10 to the power 9. What will be the unit? F Newton meter square per coulomb square. K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. You will study in higher classes about this. So this is Coulomb law, by which Coulomb determined the magnitude of force between charges, and this explains about the interaction of charges. Means charges interact with each other by applying force. And how force was calculated? By Coulomb in 1785. Now, our next topic is types of substances. Right? Now, next topic, types of substances. Before studying electric potential and electric current, we have to know about types of substances. On what basis? Whether they conduct electricity or not. On the basis of whether an object conducts electricity or not, there are three types of substances, or there are three types of matter. First, conductor, semiconductor and इंसुलेटर, चालक, अर्धचालक और कुचालक। अब हम लोग इसको जो है सबसे बेसिक तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर होता है, वो क्या होता है, आपको एटम्स का बना हुआ होता है, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, और ऑर्बिट को हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल की संज्ञा भी दिए हुए हैं। मतलब हर एक ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्री होना जरूरी है,
इलेक्ट्रॉन का जंपिंग आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन का जंपिंग आवश्यक है और इलेक्ट्रॉन फ्लो आवश्यक है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के पीछे कारण जानते हैं एनर्जी लेवल के आधार पर। मान लेते हैं कंडक्टर है के एल एम एन, एनर्जी लेवल्स हैं। एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को कैसे किसमें मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। देखिए सारे ऑर्बिट कितने पास पास हैं, करीब हैं। एनर्जी लेवल जो गैप है वो काफी कम है। अगर हम कंडक्टर में अगर बाहर से थोड़ा सा भी एनर्जी अगर अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वो जंप मारेंगे इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी के एब्जॉर्प्शन या फिर आपको रिलीज करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आपको जंपिंग होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एनर्जी पाकर फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर मूव करना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन के ही तो मूवमेंट को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो कंडक्टर में जो एनर्जी लेवल गैप्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। थोड़े से भी एनर्जी पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब सेमीकंडक्टर स्पेसिफिक कंडीशन देना होता है इसमें। एनर्जी लेवल का गैप देखिए, अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी प्रोवाइड करने यानी कि स्पेसिफिक कंडीशन, वो चाहे जो भी कंडीशन हो एनर्जी तो प्रोवाइड करनी होगी ताकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाए। और इसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन की जंपिंग आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन जंप करे, इलेक्ट्रॉन आपको जंप करे। तो अगर हम सेमीकंडक्टर को कर स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं यानी टेम्परेचर रेज करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जंपिंग स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन में आपको एज अ कंडक्टर भी काम करेगा और एज अ इंसुलेटर भी काम करेगा। मींस स्पेसिफिक कंडीशन में ये क्या होता है? एज अ कंडक्टर काम करते हैं, नहीं तो वरना ये क्या होते हैं? इंसुलेटर बने जाते हैं, सोए रहते हैं। अब देखिए हम एनर्जी लेवल गैप के आधार पर इंसुलेटर को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एनर्जी लेवल गैप देखिए काफी ज्यादा है। इसमें अगर हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड भी करेंगे इलेक्ट्रॉन जंप भी मारेगा, इलेक्ट्रॉन जंप भी मारेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको दूसरे लास्ट ऑर्बिट पे जंप करके पहुंच नहीं पाएगा और वो फिर क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्री कर ही नहीं पाते हैं और जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाती, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाता और इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो पाता। तो इस बेसिस पे कि कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके आधार पे सब्सटेंसेस में क्या किया गया है? तीन भाग में बांटा गया है: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। द सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड कंडक्टर्स। द सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन स्पेसिफिक कंडीशन then that are known as semiconductor and insulator. The substances that do not conduct electricity called insulator. इसमें आपको एग्जांपल्स क्या आएंगे? मेटल, सॉल्यूशन वगैरह वगैरह। सेमीकंडक्टर में क्या आ जाएंगे? जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक। ये सबको सैंडविच करके आप लोग आगे सीखिएगा ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जाता है। आगे है इंसुलेटर, आपको बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया, मोबाइल हो गया, पोडियम हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो डिफिनेशन मेरे द्वारा बोला गया है उसका कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और अब आप लोग का अगला टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन उससे पहले हम आप लोग को एक क्वेश्चन देना चाहेंगे। आप लोग कैलकुलेट आप लोग करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ग्रुप एंड कमेंट इन माय चैनल। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सारे जो टॉपिक अभी बताए जाएंगे आप लोगों को, ये काफ़ी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इसको दिमाग में क्लियर करना काफ़ी जरूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसको अपने आम जीवन में से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को जब सरफेस से एक हाइट तक रेज किया जाता है तो उसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्राउंड पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। एक हाइट तक रेज किए तो उसमें एनर्जी स्टोर हो गया, मतलब इस ऑब्जेक्ट पर इस पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा? इस पर एक एनर्जी स्टोर हो गया जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन ऑब्जेक्ट। अब यदि इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये आपको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ अपने आप ये क्या होगा? गिरेगा, फॉल करेगा। अब यही ठीक इसी बात को हम लोग चार्ज के अर्थ में समझते हैं। किसी एक बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं? किसी एक चार्ज को क्या किया? एक पॉइंट पर लाकर रख दिया। चार्ज है तो मैटर होगा, मैटर होगा तो एनर्जी होगा।
तो अब एक पॉइंट पर आने के बाद चार्ज में जो एनर्जी स्टोर हो गई है उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वहां पे था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है कि चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पर जब लाकर रखें तो उस चार्ज में क्या होगा? एक एनर्जी स्टोर हो गई है और इसी से डिफ्यूजन निकलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V के द्वारा डिनोट करते हैं और एनर्जी है इसको E के द्वारा और चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? E बाय Q के द्वारा डिनोट करते हैं। मींस किसी पॉइंट पर, वो भी पॉइंट कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर चार्ज पर जो कुल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एनर्जी है तो वर्क भी हुआ होगा। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वो वर्क के तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? किए गए वर्क डन के बराबर होता है। जितना आप वर्क कीजिएगा उतना ही उसमें एनर्जी खर्च होगी। तो अब हम लोग इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन को वर्क के आधार पर समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म ऑफ वर्क, वर्क डन के आधार पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कीजिएगा? तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए कि एक यूनिट चार्ज इंफिनिटी पर है, यूनिट चार्ज इंफिनिटी पर रखा हुआ है, उसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है कि एक पॉइंट, एक डिफिनिट पॉइंट पर लाया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पर लाया। तो अब जरा डिफिनेशन सुनिएगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी डिफिनिट पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क डन, चार्ज को इंफिनिटी से डिफिनिट पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इन इंग्लिश, work done in moving a unit positive charge, work done in moving a unit positive charge from infinity to a definite point in an electric field is called electric potential। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a definite point in electric field is defined as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको एनर्जी से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। किसी चार्ज को अगर इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाया गया होगा तो एक वर्क डन हुआ, तो वर्क डन के पीछे क्या लगा होगा? एनर्जी लगा होगा, और वही एनर्जी ना उस पॉइंट पर, उस चार्ज पर क्या होगा? स्टोर हो गया होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वर्क डन is always equal to the energy. So we can write V बराबर work done per unit charge और electric potential energy per unit charge। Now electric potential is a scalar quantity, इसके पास कोई दिशा आपको नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है, वर्क डन का क्या होता है? जूल, और चार्ज का क्या होता है? कूलॉम। तो वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग दूसरे नाम वोल्टेज से भी जानते हैं, और वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर कूलॉम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। अब चलते हैं
कि ये 1 वोल्ट को किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन आप लोग कीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी विल नो अबाउट 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का डिफिनेशन जो है कई बार सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि V का जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज बराबर W/Q होता है। इसको लिख सकते हैं 1 जूल बाय 1 कूलम, क्योंकि हमको 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो हमको इस दोनों को क्या करना होगा, यूनिट करना, यूनिट इसका लेना होगा। तो अब 1 वोल्ट का डिफिनेशन, when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from one point to another point in an electric field, then electric potential of that point is said to be of 1 volt. ध्यान से सुनिएगा, when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from one point to another point in an electric field, then the electric potential at that point is said to be of 1 volt. Now our next topic is potential difference. What is potential difference? हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पढ़ लिया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस पोटेंशियल में डिफरेंस के वजह से ही हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। चलिए मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम लोग वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, भैया आपके घर में कितना वोल्टेज बढ़ा है घटा है। चलिए अब मानते हैं कि 2 पॉइंट है, एक है A और एक है B। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है। तो एक पॉइंट का अलग पोटेंशियल, दूसरे पॉइंट का अलग पोटेंशियल हो सकता है, बराबर हो पोटेंशियल। इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस होगा तो ही चार्ज एक तरफ से दूसरे तरफ या दूसरे तरफ से पहले तरफ से फ्लो करेगा। मींस जब तक कि 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो क्या ये नहीं है बेसिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होता है भैया, एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होता है, इस वजह से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है। तो आपको चार्ज क्यों फ्लो करता है, तो भैया एनर्जी डिफरेंस की वजह से। यहाँ का एनर्जी कुछ और, यहाँ का एनर्जी कुछ और, यहाँ का चार्ज प्रेशर कुछ और, यहाँ का चार्ज प्रेशर कुछ और, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और। तो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। और इसका जो फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह ही होता है, V = W/Q। और जैसा कि इस बात को अगर बताना चाहें तो V जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज होगा VAB का, वो क्या होगा VA माइनस VB। इसमें से कोई एक बड़ा हो सकता है, कोई एक आपको छोटा हो सकता है। जो भी वैल्यू निकले नेगेटिव या पॉजिटिव उसमें नोट डाल दीजिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस का जो होता है वो ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। तो ये था बच्चों हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन कीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों ने पढ़ा, इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसको मापा कैसे जाता है। तो एक डिवाइस है जिसको कहते हैं वोल्टमीटर। एक और डिवाइस होता है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर जो होता है वो सेल होता है, उस सेल को कहा जाता है वोल्टामीटर। यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और हमेशा किसी भी सर्किट में यदि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, मान लेते हैं ये एक सिंपल सा सर्किट है और हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। ये एक पॉइंट हुआ और ये एक पॉइंट हुआ, इस 2 पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो करना क्या है, करेंगे क्या कि यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगाएंगे जो मेरा रहेगा पैरेलल मैनर। वोल्ट मीटर में हमेशा आपको एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आप जिस टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ोगे वो पॉजिटिव होगा, जिसको नेगेटिव से जोड़ोगे वो नेगेटिव होगा। मींस वोल्ट मीटर में आपको 2 टर्मिनल्स होते हैं और हमेशा इसको क्या किया जाता है, सर्किट के साथ पैरेलल मैनर में जोड़ा जाता है। भैया पैरेलल मैनर में क्यों जोड़ा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस को मेजर करना है। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ।
एक तरफ इलेक्ट्रिक करंट को रोका जाता है जिससे एक तरफ हाई और एक तरफ लो पोटेंशियल का निर्माण होता है। एक तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल बनाकर आपको वोल्टमीटर क्या करता है, पोटेंशियल में डिफरेंस बताता है। तो वोल्टमीटर जो है वो इस प्रकार से आपको काम करता है और इस तरीके से इसको पैरेलल मैनर में जो है लगाया जाता है। अब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे के क्लासेस में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर किया जाता है। अब हम लोग का नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। हम लोग बचपन से करंट वर्ड को कहीं ना कहीं सुने हैं। याद कीजिए कि जब कभी भी बाढ़ का, जब कभी भी मानसून सीजन आता है और नदियों में पानी भर जाती है तो उस समय वाटर का जो फ्लो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि अरे पानी की तरफ मत जाना, करंट है, बहुत ज़्यादा ही करंट है पानी में। मीन्स करंट का कहीं ना कहीं कुछ एक अलग ही अर्थ है। बचपन में हमको लगता था कि मेरे बुजुर्ग जब कहते थे कि पानी की तरफ मत जाओ, नदी की तरफ मत जाओ, करंट है, तो लगता था जैसे कोई बिजली का तार जो उसमें गिर गया और हमको करंट लग जाएगा। जब बड़े हुए तो समझ में आया कि वाकई में करंट का मतलब ही दूसरा था। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग। करंट मीन्स फ्लो, जैसे फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट, वाटर करंट, फ्लो ऑफ गैसेस, एयर, गैस करंट, गैस ने करंट मारा। उसी प्रकार से फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को हम लोग एक नया नाम देते हैं जो कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि करंट का जो मतलब होता है वो होता है फ्लो, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन तो कर दिया गया, अब इसको मेजर कैसे किया गया, अब इसके बारे में जानते हैं। 18वीं सदी के अंतिम समयों में एंड्रयू मैरे एम्पियर ने एक तरीका निकाला जिसके द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया। मान लीजिए आपके पास एक तार है और इस तार का एक क्रॉस सेक्शन एरिया काफी है। अब इससे क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, टी टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। तो चार्ज को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए मेरे पास दो चीज का होना जरूरी है, वो है क्या है, चार्ज और टाइम का। चार्ज और टाइम का रिलेशन जो है आपको इलेक्ट्रिक करंट देता है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन किसका काटा गया, वायर का काटा गया। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस प्रकार से एंड्रयू मैरे एम्पियर ने आपको 18वीं सदी के अंतिम समयों में करंट को जो है मेजर किया। करंट का जो यूनिट होता है कूलॉम्ब पर सेकंड होता है। क्योंकि एंड्रयू मैरे एम्पियर ने इसको मेजर करने का तरीका पता लगाया, इसलिए उनके सम्मान में कूलॉम्ब पर सेकंड को ही हम लोग एम्पियर की उपाधि में देते हैं। मींस करंट का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार का यूनिट है, कैसा यूनिट है। क्लास 10th लेवल पे आपको जानना है कि ये एक प्रकार का स्केलर यूनिट है। स्केलर यूनिट मींस ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो पर डायरेक्शन ना हो। अब क्लास 10th लेवल चलिए ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि सर इलेक्ट्रिक करंट का दिशा तो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट बहता तो है, तो फिर सर आप इसको स्केलर कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न हुआ और जब आप आगे क्लास में जाइएगा तो आप एक विशेष प्रकार का क्वांटिटी पढ़िएगा, टेंसर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक प्रकार का टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के पास दिशा तो होता है बट
जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जब सम करते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर लॉ का फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ पे सिंपल अलजेब्रिक मेथड के द्वारा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को जोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होने के बावजूद ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसका जब सम अप करते हैं तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये आपको एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ये क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। बट आपको ये नहीं जानना है, आपको जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, उसका डिफिनेशन क्या है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट इसको उतार दीजिए। 1 एम्पियर, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन देखे हैं और उसमें अंतर्गत फॉर्मूला है I = Q/T। Q कूलम, टाइम, सेकेंड, यूनिट कर देते हैं 1 कूलम। अब 1 एम्पियर का डिफिनेशन सुनिएगा। When 1 coulomb of charge flow through a cross section for 1 second, when 1 coulomb of charge flow through a cross section for 1 second, then the current that flow said to be of 1 ampere। इलेक्ट्रिक करंट मेजर कैसे की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट किस डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है, तो उसका नाम है एमीटर या फिर इसको एम्पियर मीटर भी कहते हैं। एमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर measuring electric current. It is always connected in series manner to the circuit. Why this happen? Why this is so? See on board. Suppose this is a simple circuit and we have to calculate amount of electric current. Then you have to place ammeter in series manner. It has also two terminals, positive and negative. Positive terminal is connected with positive terminal of battery and negative terminal of ammeter is connected with negative terminal of battery. अगर आपको करंट को मेजर करना है, किसी भी चीज को अगर आपको मेजर करना है तो उसको मेजरिंग डिवाइस से पूर्ण रूपेण होकर गुजरना होगा। और इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सीरीज मैनर ही एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से आप पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रिक करंट के माप में क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट मापता है, इसे पूरी इलेक्ट्रिक करंट का चलना जरूरी है, इसलिए हमेशा क्या किया जाता है, एमीटर को जो है क्या किया जाता है, सीरीज मैनर में लगाया जाता है। अब आगे चलते हैं कि गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के को मेजर करने के लिए करते हैं, बट बहुत ही लिटिल अमाउंट में। उसमें कोई भी टर्मिनल नहीं होता है, उसमें एक नीडल लगा हुआ होता है जो फ्लक्चुएट करके जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी को बताता है, बट बहुत ही लेस अमाउंट। अगर उससे अगर हम ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, आपको उसके अंदर का सर्किट ब्रेक कर जाता है और वो खराब हो जाएगा। इसलिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो हमेशा लिटिल अमाउंट करंट को मापने के लिए किया जाता है, वहीं एमीटर का प्रयोग जो आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में करंट को मापने के लिए किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की दिशा क्या होती है, वो कैसे बहता है, किस ओर बहता है, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका एक सेल है, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। आप क्या करते हो कि चार्ज को एक जगह पर स्टोर करते हो, चार्ज स्टोर कर रहे हो, चार्ज स्टोर कर रहे हो, निगेटिव टर्मिनल पे चार्ज की मात्रा है। अब क्या होगा कि जब यहाँ पे इस दोनों टर्मिनल को जब हम इलेक्ट्रिकल पाथ के द्वारा कनेक्ट करेंगे तो एक तरफ जो होगा आपका हाई पोटेंशियल और एक तरफ जो होगा आपका लो पोटेंशियल। करंट हमेशा क्या होता है, आपको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, आपको फ्लो करना शुरू करेगा, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। एक बात जान लीजिए कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के उल्टे दिशा में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए कि अब हम यहाँ पे फिर से आपको हाई और लो लिख दिए हैं, यहाँ पे एक बार लो लिख रहे हैं, एक बार यहाँ पे हाई लिख रहे हैं। जब आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज नहीं हुआ था तो उस समय पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल माना जाता था और नेगेटिव को लो पोटेंशियल माना जाता था।
सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज नहीं था, चार्ज का फ्लो को लोग मानते थे, तो चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ फ्लो करवाते थे और कहते थे इलेक्ट्रिक करंट का दिशा क्या है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। बट जब आपको 19वीं सदी के अंतिम समय में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो जाती है, तो उसके बाद पता चलता है कि वाकई में हाई पोटेंशियल जो है वो निगेटिव टर्मिनल पे होता है और लो पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है। लेकिन जो पुराने समय से जो बात चली आती रही, उसी को हम लोग आज तक करंट की दिशा को मानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होता है निगेटिव से पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल निगेटिव पर हाई होता है और पॉजिटिव पे लो होता है। बट करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, आपको पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, यानी कि लो टू हाई होता है। पुराने तरह के अकॉर्डिंग पॉजिटिव में वो क्या माना जाता है, हाई, और आज भी हम लोग क्या करते हैं, इसी हाई को मान के चलते हैं कि आपको पॉजिटिव में जो हाई होता है और नेगेटिव में क्या होता है, लो होता है। तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब आगे की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ओम्स लॉ जैसे टॉपिक को समझेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी वगैरह को हम लोग अगले क्लास में जानेंगे।